जून 2024 के लिए अगर आप लोग पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस प्लस एनटीए की जो अपडेटेड पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, उसके साथ में लेके आऊंगी। साथ ही साथ पुरानी सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। पर्सनलाइज्ड कोर्स हो गया, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसमें आपकी सारी की सारी जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। रचना मैम एजुकेशन लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीति मैम है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। कैसे लेना है, जाना है आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। प्राइस क्या है, अभी की प्राइस सबसे नॉमिनल प्राइस है, कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ये कोड आप लोगों को लगाना है। अगले 7 दिन के लिए आपके पास में एक्सेस है, 18 तारीख से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि 4 तरीके के रिलेशनशिप्स है या 4 रूल्स हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे। कॉन्ट्रेरी क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रेरी क्या होते हैं, कॉन्ट्रेडिक्शन क्या होता है और सब ऑल्टरनेशन क्या होता है ना। आप लोगों को ये 4 जो रूल्स हैं, ये रूल्स आप लोगों को समझने होंगे, ठीक है। ये चीज हमको यहां पर समझ के लेके जानी है। अब देखो ये जो रूल है इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाने वाली हूं, ठीक है जी। ये ट्रिक जिन बच्चों को आती है तो बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आती है उनको आ जाएगी, तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में सबसे पहले आप लोगों को बना लेना है z। क्या बना लेना है, z। और z बनाने के बाद में बचपन को याद करते हुए आपको आपके वॉवल्स याद करने हैं। बचपन में हमने वॉवल्स याद किए थे ए, ई, आई और ओ। और यू को क्या बोलना है, यू को बोलना है गेट आउट। यू को क्या बोल देना है, यू को बोल देना है गेट आउट। समझ में आया। सबसे पहले क्या बनाना है, z। z बनाने के बाद में बचपन को याद करना है, और बचपन को याद करते हुए किसको बुलाना है, वावल्स भैया को। वावल भैया को बुला के क्या कर देना है, वावल को लिख लेना है। ए, ई, आई, ओ, यू आपके वॉवल्स होते हैं, तो ए लिख दिया, ई लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया, और यू को बोल दिया गेट आउट। अब ये जो आप लोगों के वॉवल्स आए हैं, इन वॉवल्स के रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग अभी आर्ग्यूमेंट पढ़ के आए हैं, है ना। इसके अलावा मैंने मूड्स एंड फिगर भी बताया। ए का मतलब होता है ऑल वाले सारे स्टेटमेंट, ई का मतलब होता है नो वाले सारे स्टेटमेंट, आई का मतलब होता है सम वाले स्टेटमेंट्स, और ओ का मतलब होता है सम नॉट वाले स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो है मैम वो बन गई है दुनिया। कौन सी दुनिया, एक तो हमारे पास बन गई है पॉजिटिव लोगों की दुनिया, एक हमारे पास में क्या बन गई है, नेगेटिव लोगों की दुनिया। सही है, हमारे पास में 2 तरीके की दुनिया बन गई है। एक हमारे पास में बन गई है पॉजिटिव लोगों की दुनिया, और एक हमारे पास में बन गई है नेगेटिव लोगों की दुनिया। पॉजिटिव लोगों की दुनिया में क्या है, पॉजिटिव लोगों की दुनिया में कोई नेगेटिव टर्म है ही नहीं मैम। देखो ऑल है, सम है ना, बट किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, नेगेटिव टर्म नहीं है। और नेगेटिव लोगों के पास में क्या है, किसी ना किसी प्रकार का नेगेटिव टर्म है, जैसे कि नो, जैसे कि सम नॉट। देखा जाए तो ये एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं, बट ये यूनिवर्सल टर्म में बोल रहा है, ये पर्टिकुलर टर्म में बोल रहा है। यानी कि हमारे पास में इस तरीके से एक और डिवीजन होता है। डिवीजन जो होता है वो कहलाता है आप लोगों का यूनिवर्सल की दुनिया और पर्टिकुलर की दुनिया। ये जो मैंने आपके सामने बनाया ना, हंसते हुए और रोते हुए इमोटिकॉन्स, इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की दुनिया, और ये आपकी नगेशन की दुनिया। ठीक है जी, इतना सभी को समझ में आ रहा है क्या। इतना सभी को समझ में आ रहा है। है ना जी। अब देखो मैंने क्या बोला था कि पूरा बॉलीवुड को यहां पर बुलाना है, तो आपको कैसे याद रखना है, ये जो है यूनिवर्सल की दुनिया है। आप सभी लोगों को अगर याद हो तो
शिल्पा शेट्टी जो है उनका एक डायलॉग था, सुपर से ऊपर। तो ये जो ऊपर की दुनिया है ये हमारी किसकी दुनिया है? शिल्पा शेट्टी जी की दुनिया है। नीचे की दुनिया किसकी हो जाएगी भैया? छोटी बहन को बुलाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। ऊपर की दुनिया, नीचे की दुनिया। सुपर से ऊपर किसका डायलॉग था? इसके हिसाब से याद रखेंगे। ट्रिक आप लोगों की यहाँ पर बन गई है, सही है। जेड बनाएंगे, वावल भैया को बुलाएंगे। वावल भैया को बुलाने के बाद में इस तरीके से मैम हम लोग सिस्टम बना देंगे। यूनिवर्सल का सिस्टम बना देंगे, पर्टिकुलर का सिस्टम बना देंगे हम लोग, किसका? पॉजिटिव का सिस्टम बना देंगे और नेगेटिव का सिस्टम बना देंगे। पहचानेंगे कैसे नेगेटिव है क्या है? मैम नेगेटिव है कैसे पहचान लेंगे हम? देखो यहाँ पर नॉट आ रहा है नेगेटिव टर्म, नो आ रहा है नेगेटिव टर्म। ये यूनिवर्सल दुनिया है। यूनिवर्सल दुनिया भैया ऊपर की दुनिया, ऊपर की दुनिया सुपर दुनिया होती है मैम। देखो यूनिवर्स की बात कर रहा है। ऑल, नो, नन, ईच, एवरी, इस तरीके के टर्म्स आते हैं। ये पर्टिकुलर की दुनिया है, तुच्छ प्राणी हम जैसे प्राणियों की दुनिया है। ये जो है ये कुछ लोगों की बात करता है, सम लोगों की बात करता है, सम नॉट लोगों की बात करता है। पर मैम ये दुनिया बना क्यों रहे हो? अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे पास 4 ही तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। या तो मैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव बात करती हूँ, जैसे मैंने बोला ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, सभी के सभी लड़के स्कूल चले गए। या मैं बोलती हूँ यूनिवर्सल नेगेटिव, नो बॉयज वेंट टू स्कूल, कोई भी लड़का स्कूल नहीं गया। या मैं बोलती हूँ पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यानी कि सम बॉयज वेंट टू स्कूल, कुछ लड़के स्कूल गए। कुछ लड़के स्कूल गए मतलब कुछ लड़के नहीं भी तो गए ना, तो सम बॉयज डिड नॉट वेंट टू स्कूल। इस तरीके से आप सभी लोगों को क्या करना है, ये जो है ये आप लोगों को बना लेना है। जब भी आपके पास सवाल आएगा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का, इस तरीके से सबसे पहले जेड बना लेंगे। मैं आपको समझाते हुए बना रही हूँ इसलिए 1 मिनट लग रहा है, नहीं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 30 सेकेंड का काम है ये सारा, ठीक है। अब देखो ये जो z थे इनको मिला दो आप पॉइंट्स को। जैसे ही आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो आप सभी लोगों को मिल जाएंगे आपके 4 तरीके के रिलेशनशिप। जो ये शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी जी है, इनके बीच में कैसा हिसाब किताब है? इनके बीच में सब ऑल्टरनेशन है। कैसा हिसाब किताब है? सब ऑल्टरनेशन है। ये सुपर की दुनिया थी ना, तो इसे सुपर ऑल्टर्न बोलते हैं। और ये नीचे की दुनिया थी, नीचे को सब बोलते हैं, तो इसको सब ऑल्टरनेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? अब बात आती है कि ये दिख रहा है ना कांटा लग गया, और कांटा किसने लगाया था ये भी आप लोगों को अच्छे से याद होगा। किसने लगाया था कांटा? बोलो। कांटा लगाया था टोनी कक्कड़ जी ने, है ना जी। किसने लगाया था? टोनी भैया ने। और टोनी भैया के गाने और टोनी भैया की बातें सारी कैसी होती है? कॉन्ट्रेडिक्टरी होती है, ठीक है। तो ये जो कांटा लगा है, ये कांटा क्या कहलाता है? ये कांटा कहलाता है कॉन्ट्रेडिक्शन। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन बोले तो, कॉन्ट्रेडिक्शन बोले तो जो लोग कांटा लगाते हैं, एक दूसरे की बातों का ऑपोजिट बोलते हैं। ये कह रहा है हाँ, तो ये क्या कहेगा? ना। ये कह रहा है हाँ, तो ये क्या कहेगा? ना। यानी कि आप लोगों से अगर मैं बोलूं कि बताइए कि कॉन्ट्रेडिक्शन कौन कौन से कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के बीच में होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो जेड के अंदर कांटे लगे हुए थे ना मैम, वहां पर टोनी भैया आए थे और कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें करके गए थे। ए और ओ आपका कॉन्ट्रेडिक्शन कहलाता है, आई और ई भी आप लोगों के कॉन्ट्रेडिक्शन कहलाते हैं। यानी ए का कॉन्ट्रेडिक्शन आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। आपके ई का कॉन्ट्रेडिक्शन आई हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि आई का कॉन्ट्रडिक्शन कौन है? अरे भाई जब ई इसके खिलाफ चल रहा है तो आई भी उसके खिलाफ होगा ना। मैम सिर्फ टोनी भैया, आजकल के न्यू सिंगर्स के सेम सॉन्ग हैं। हाँ भैया कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है ना, एकदम कत्ते कत्ते कैसे एक आपके कट्टर दुश्मन। बिल्कुल सही बोल रही है दिव्या, बिल्कुल सही। कत्ते दुश्मनी चल रही है, ठीक है। ये कहेगा हाँ तो ये कहेगा ना, ये कहेगा हाँ तो ये कहेगा मैं भी बोलूंगा ना। कत्ते दुश्मनी चल रही है, ठीक है जी। तो जेड बना दिया, जेड के बाद में कांटा लगा दिया। और कांटा लगाने के लिए किसको बुलाया था? टोनी कक्कड़ भैया को बुलाया था। कॉन्ट्रेडिक्शन समझ में आ गया, ठीक है। ऑल कैसे बनाया, नो कैसे बनाया, सम कैसे बनाया, सम नॉट कैसे बनाया, सब ऑल्टरनेशन कैसे बनाया, और कॉन्ट्रेडिक्शन कैसे बनाया। अब देखो ये जो आप लोगों की ऊपर की दुनिया होती है ना, ए और ई वालों की जो दुनिया होती है, इसे अपन कहते हैं कॉन्ट्रेरी। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेरी।
ऊपर के लोग हैं कॉन्ट्रेरी कहलाते हैं। अब जो नीचे के लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, नीचे के लोगों में सब आता है, देखो मैम सब आता है, तो ये कहलाते हैं सब कॉन्ट्रेरी। हो गए चारों के चारों रिलेशन। पहली बात तो रिलेशन निकालना आ गया, लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। कौन कौन से दो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के बीच में सब कॉन्ट्रेरी रूल लगता है, आई और ओ। सम और सम नॉट के बीच में क्या लगता है मैम, आपका सब कॉन्ट्रेरी रूल लगता है। कौन कौन के बीच में कॉन्ट्रेडिक्शन रूल लगता है, जो कांटे वाले लोग हैं उनके बीच में। ए का कांटा किससे बज रहा है, ओ से, आई का ई से, तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो गए, दो होते कॉन्ट्रेडिक्शन में। सब ऑल्टरनेशन के अंदर पूछूं तो बोलोगे शिल्पा शेट्टी और समिता शेट्टी। कौन कौन, आपकी यूनिवर्स की दुनिया और पर्टिकुलर की दुनिया, मतलब ए की दुनिया और आई की दुनिया, ओ की दुनिया और ई की दुनिया, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सब ऑल्टरनेशन, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। ठीक है जी। अब देखो इनके रूल समझो। इनके रूल क्या कहते हैं कि इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोगों से पूछा जाए, सीधा सीधा स्टेटमेंट आया था इस रूल से, ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूं आपको। आपसे ऐसा बोला जाए कि दो ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिनके प्रेडिकेट और सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, बट उनकी क्वालिटी में क्या है, डिफरेंस है। आप देखो, ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल और नो बॉयज वेंट टू स्कूल। बॉयज और स्कूल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों केस में सेम है, पर एक पॉजिटिव बात बोल रहा है और एक बिल्कुल ही नेगेटिव, ऑल और नो, एकदम ही नेगेटिव बात बोल रहा है। तो आपके पास में जब ऐसे प्रोपोजिशंस होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो बिल्कुल सेम हो पर क्वालिटी डिफरेंट हो, तो आप हम उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रेरी। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है। व्हाट आर दोज स्टेटमेंट और प्रोपोजिशंस कॉल्ड which have same quantity और same आपका subject and predicate but different quality, then these statements are called as contrary. contrary. यहां तक याद रहेगा, आगे आ जाओ। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो कॉन्ट्ररी प्रपोजिशंस होते हैं वो दोनों कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। आप एक एग्जाम्पल से समझ लो, कोई रूल रटने की जरूरत नहीं होगा। ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल और नो बॉयज वेंट टू स्कूल के कभी एक साथ सच हो सकते हैं? अरे भाई, एक तरफ तो कह रहे हो कि सारे के सारे गए और एक तरफ कह रहे हो कि कोई भी नहीं गया, ये दोनों एक साथ कभी ट्रू हो ही नहीं सकते मैम। ठीक है, तो रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अगर आपको सिंबल याद है, सिंबल से एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें याद रहेगी, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगला रूल देखो, कहता है कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन जो है क्या वो दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं? ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, नो बॉयज वेंट टू स्कूल, यानी कुल मिला के हम बॉयज की स्कूल जाने की बात ही ना करें, तब तो सही बात है ना। हाँ, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे देखिए, आपको मैंने क्या बोला, एक होता है विपरीत करना और एक होता है कॉन्ट्रडिक्ट करना, है ना। तो विपरीत वाला पढ़ रहे थे अभी हम लोग, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते बट दोनों एक साथ झूठ हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। अब जो मैंने आपको कॉन्ट्ररी में बताया, शिल्पा शेट्टी जो बोल रही है, ठीक है, सब कॉन्ट्ररी के अंदर उसका बिल्कुल उल्टा कर दो। क्यों? वो थी यूनिवर्सल की दुनिया और नीचे वाली क्या है, पर्टिकुलर की दुनिया। आपके बड़े भाई बहन जो बोलते हैं उसका अपोज ही करते हो ना आप लोग। बैठ के आपको जीवन में करना क्या है कि जो जो वो बोल रहा है उसको ना करना है। बोला पानी लेके आ, नहीं ला रहा, गेट खोल के आ, नहीं खोल रहा, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। कॉन्ट्रेरी ने जो जो बोला उसके बिल्कुल उल्टे रूल कर दो तो सब कॉन्ट्रेरी के रूल आ जाएंगे। यानी अगर कॉन्ट्रेरी के समझ आ गए तो सब कॉन्ट्रेरी के भी समझ में आ गए। जब आपके पास में दो पर्टिकुलर प्रपोजिशंस होते हैं जिनके अंदर अगेन सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। एक कह रहा है सम बॉयज वेंट टू स्कूल, एक कह रहा है सम बॉयज डिड नॉट वेंट टू स्कूल, और कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी में। एक पॉजिटिव बात बोल रहा है पर्टिकुलर केस में और एक नेगेटिव बात बोल रहा है पर्टिकुलर केस में। ऑपोजिट किसका? बड़े भैया का, बड़े दीदी का। सब कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशंस के अंदर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। वो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते थे तो ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। वो एक साथ फॉल्स हो सकते थे तो ये एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं टोनी भैया जी के पास में। टोनी भैया क्या कहते हैं? टोनी भैया लगाते काटा, काटा लगा हुई माँ गाना था ना उनका, बस उसी से ट्रिक बनाई हुई है। टोनी भैया कब बुलाने हैं? जब काटा लगेगा। और काटा कब लगता है? जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है। देख लो, ए को काटा लगाया ओ ने, ओ को काटा लगाया ए ने। सिमिलरली, ठीक है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसने इसको काटा लगाया तो इसने भी इसको काटा लगाया। सिमिलरली आई ने ई को काटा लगाया तो ई ने भी आई को काटा लगाया है।
ठीक है, बिल्कुल सगे एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, दोनों एकदम टोनी कक्कड़ के बिग फैन हैं, फुल काटा लग रहा है। कुल मिला के दो ऐसे प्रपोजिशंस जिनके अंदर हमारे पास में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो सेम है, बट जो क्वांटिटी है वो आपकी कैसी है, डिफरेंट है, और क्वालिटी भी डिफरेंट है। यानी कि एक जो बोल रहा है दूसरा उसका बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। एक ने कहा ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, अब आप किसी भी एक लड़के को उठा के ले आओगे और बोलोगे कि देखो ये तो नहीं गया था स्कूल, वो एक मछली ढूंढनी है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, वो एक टोनी कक्कड़ ढूंढना है जो पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़िया गाना दे देता है। मुझे पता था आप उल्टा सोच रहे थे, पर मैंने उल्टा बोला। एग्जाम हॉल में हंसी आ जाती है, बहुत बढ़िया बात है ना, तो हंस हंस के पेपर किया करो, पड़ोसी को और टेंशन हो जाएगी कि यार साला हमारी तो बैंड बज गई पेपर देख के, हमको तो घर जाना है, पेपर को देख के इनको बड़े मजे आ रहे हैं। याद है मैंने इंस्टाग्राम पे वो मीम डाला था, when UGC NET people see paper 1 level in the examination hall, तो वो आलिया भट्ट राजी पिक्चर वाला नहीं था, मुझे घर जाना है, वो वाला सीन हो गया था। आप खुशी खुशी करोगे उसको और टेंशन हो जाएगी, ठीक है, वो 2 क्वेश्चन और कम करके आएगा एग्जाम में और आपके सिलेक्शन के चांस। चलिए जी, तो याद रखेंगे ये चीज, वही वाला सीन है। अब जैसे मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि नो बॉयज वेंट टू स्कूल, अब आपको बोला कि कोई लड़का स्कूल नहीं गया है, आप एक ऐसे लड़के को पकड़ लो स्कूल के अंदर जो आया था, ठीक है ना, तो सम बॉयज वेंट टू स्कूल, नो बॉयज वेंट टू स्कूल को अगर कॉन्ट्रेडिक्ट करना है, काटा लगाना है, तो काटा लगाने के लिए एक ही एग्जाम्पल बहुत है मैम, तो ऑल का कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा सम नॉट, और नो का कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा सम। सिमिलरली सम का नो करेगा और सम नॉट का ऑल करेगा। जो कॉन्ट्रडिक्शन प्रोपोजिशंस होते हैं वो क्या नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते, और ना ही एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। क्यों? एक ने अगर बोला हाँ तो दूसरा क्या बोलेगा, नहीं, कत्ते नहीं। हाँ बिल्कुल, है ना, पेपर 1 के सभी यूनिट्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, चैनल पे जाके देखो, प्लेलिस्ट के अंदर सब मिल जाएगा। चलिए जी, ठीक है ना। अब आ जाती है सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन मेरा फेवरेट है। यहाँ पे आएंगी शिल्पा दीदी और शमिता शेट्टी। देखो शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी के साथ में सीन क्या है, भले ही आप कितना भी बड़े भाई बहन का क्या कर लो, अपोज कर लो, पर पीट पिटाई कुटाई मचा के कुछ ऐसी बातें होती है जो हमको माननी ही पड़ती है। देखो यूनिवर्स की दुनिया कौन सी होती है, ऊपर की दुनिया होती है, और जो ऊपर की बातें होती है हम उसको हाँ हाँ बोल के सच मान लेते हैं, भले ही हमको कुछ पता हो या ना पता हो। यानी कि अगर आपका सुपर ऑल्टन कहता है ट्रू, तो सब ऑल्टन को मानना पड़ेगा हाँ जी भाई ट्रू है। समझ गए? शिल्पा शेट्टी ने बोला ट्रू, तो शमिता शेट्टी को मानना पड़ेगा ट्रू। यानी कि अगर ऑल ट्रू है तो सम को भी ट्रू होना ही पड़ेगा। और वैसे भी सोच के देखो, मैं कह रही हूं कि सारे के सारे लड़के स्कूल गए हैं, तो यार कुछ लड़के भी तो स्कूल गए हैं, ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू होगा ही ना। मैं कह रही हूं कोई लड़का घर नहीं गया, तो कुछ जो लड़के हैं वो भी घर नहीं गए होंगे ना। अगर सबके लिए सही है तो कुछ के लिए भी सही होगा। यानी कि शिल्पा जी को ने अगर कुछ बोल दिया सच बात, तो शमिता जी को माननी पड़ेगी, भले कितनी कड़वी लगे। बट अब आ जाता है उल्टा खेल। उल्टा खेल कैसे आ जाता है, अगर शिल्पा जी ने कुछ गलत बात बोली तो शमिता जी नहीं मानेगी। अगर सुपर ऑल्टरनेशन आपका फॉल्स है तो जरूरी नहीं कि आप लोगों का नीचे वाला भी हो। हमको नहीं पता क्या होगा, हमको नहीं पता, सही है। इसके अलावा अगर इमेजिन करो शमिता शेट्टी क्या है, पर्टिकुलर केस है, उसने क्या करा, उसने कोई चीज है जो फॉल्स बोल दी, तो सबसे पहले कौन पकड़ेगा, शमिता शेट्टी को शिल्पा शेट्टी पकड़ेगी। हम छोटे हैं, हम कोई गलती कर ले, कोई गलत बात बोल दे, सबसे पहले कौन पकड़ के मम्मी के पास लेके जाता है, बड़े भैया या बड़े दीदी जी। यानी कि कुल मिला के अगर आप लोगों के पास में किसी भी तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट है पर्टिकुलर केस में, तो यूनिवर्सल कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, वो भी फॉल्स ही होगा। इफ सम इज फॉल्स, ऑल विल बी फॉल्स। इफ सम नॉट इज फॉल्स, देन नो मस्ट बी फॉल्स। यानी जो फॉल्स होता है वो आपका तेजी से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और जो ट्रू है वो नीचे की तरफ आता है। अगर आपका यूनिवर्सल ट्रू तो पर्टिकुलर ट्रू होगा, अगर आपका पर्टिकुलर फॉल्स तो यूनिवर्सल भी
फॉल्स होगा। यही सब ऑल्टरनेशन का ट्रिक होता है। कुल मिला के इमेजिन करिए कि ये ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, अगर ये फॉल्स है तो मुझे नहीं पता, अनडिटरमाइंड है, अगर ये ट्रू है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको आपके अनडिटरमाइंड होना पड़ेगा, मुझे क्या पता कि ट्रू है कि नहीं है। बट अगर ये फॉल्स है तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा। नंबर 1 का स्टेप आपको जो फॉलो करना है कि आपके प्रीमाइसेस जो भी गिवन है उन प्रीमाइसेस को 100% ट्रू मान के वेन डायग्राम बना लेना है। ठीक है मैम, 100% ट्रू मान के वेन डायग्राम बना लेना है। स्टेप नंबर 2 ये कहता है आप अपना कंक्लूजन उठाएंगे और कंक्लूजन को गलत साबित करने का ट्राई करेंगे। गलत ट्राई करोगे जबरदस्ती। मैम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, वो वाला जो कहावत है ना वो याद करनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 100 केसेस हैं और 100 केसेस को चेक करके आपको किसी चीज की वैधता यानी वैलिडिटी के बारे में पता लगता है, तो आप एक चेक करोगे, फिर दूसरा चेक करोगे, फिर तीसरा चेक करोगे, करते 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 आप 100 बार चेक करोगे, तब जाके आप फाइनल कंक्लूजन दे सकते हो कि सही बात है कि नहीं बात है। इससे बेटर मैं कोई भी एक ऐसी एग्जाम्पल चुन लूं जिसकी वजह से वो बात गलत हो जा रही है, तो अपने आप मेरे लिए मैम इतनी मेहनत ही करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे 100 केसेस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझो, एक मछली पकड़ लो ना जिसकी वजह से पूरा तालाब को गंदा कर रहे हैं हम, सारे के सारे तालाब को साफ देखना है तो पूरा देखते रहो जाके बैठ के। मैम इतना टाइम किसके पास है? हमको क्या करना है, हमको चला के कंक्लूजन को गलत प्रूफ करने का ट्राई करना है। इससे फायदा ये होगा हम उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मछली मिल गई तब तो हमारा काम आसान कि हाँ मैम गलत है कंक्लूजन, और मछली नहीं मिली इतना ट्राई करने के बाद भी तो हम बोल देंगे नहीं यार मछली तो मिली नहीं, मतलब तालाब साफ है। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? तो हम क्या ट्राई करेंगे, हम हमेशा कंक्लूजन को गलत प्रूव करने का ट्राई करेंगे। किससे? मैम जो डायग्राम गिवन है उससे। मैम अगर डायग्राम से सही हो रहा है, गलत हो ही नहीं पा रहा है, तो प्रीमाइसेस को ट्रू मानते हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रीमाइसेस को फिर से 100% ट्रू मानते हुए हम दूसरा एक ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाएंगे। कब बनाओगे? जब आपके लिए कंक्लूजन सही हो रहा है, गलत हो ही नहीं रहा मैम इस डायग्राम से, हमने बहुत ट्राई किया, तो हम एक दूसरा ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाएंगे, पर वहां पर भी प्रीमाइसेस तो 100% ट्रू होंगे। प्रीमाइसेस तो 100% ट्रू होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं चीजों को बनाने के, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है चीजों को बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप बेसिक बनाओ और बेसिक से ट्राई करो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। कभी भी बेसिक को छोड़ना नहीं है। हाँ मैम जो बेसिक बोल रहा है हम तो उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो तो ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब बेसिक से इतना ट्राई कर लिया मैम, गलत प्रूव ही नहीं हो रहा है कंक्लूजन, तब हम एक ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वो ऑल्टरनेटिव डायग्राम ऐसा होगा जिसमें भी प्रीमाइसेस तो 100% होंगे। दुनिया क्या है? प्रीमाइसेस, वो गलत नहीं हो सकती, वो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। डायग्राम आप उसके 10 बना सकते हो, पर प्रीमाइस आपकी क्या नहीं होनी चाहिए? गलत नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन सही गलत हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब इस ऑल्टरनेटिव डायग्राम से भी हम वही ट्राई करेंगे कि गलत करो। जैसे देखो सम मॉक्स आप लोगों को गिवन है, देखो अब मैं दूसरा डायग्राम आप लोगों को बना के दिखाती हूं। आपसे बोला हुआ है सम मॉक्स आर एग्जाम। सम मॉक्स, ये आप लोगों के मॉक हो गए, ये आप लोगों के एग्जाम हो गए। आगे देखो सम एग्जाम्स आर बैंक्स, कुछ ऐसे एग्जाम्स है जो बैंक है, और नो बैंक इज लोकल, ये भैया काटा लगा और ये आपने बना दिया लोकल। क्या मैंने बेसिक डायग्राम सही बनाया है? हाँ पूरा डायग्राम नहीं, डायग्राम से गलत प्रूफ करना है, उल्टा करना है। इस वाले एग्जाम्पल पे देखो, दोबारा से समझो। मैंने कहा सम मॉक्स आर एग्जाम्स, तो कुछ मॉक्स एग्जाम बनाए हैं। सम एग्जाम्स आर बैंक्स, बैंक और एग्जाम में भी सम का रिलेशन बनाया है। नो बैंक इज लोकल, बैंक में और लोकल में मैंने काटा लगा दिया है। अभी ठीक है? अभी तो सारे मैंने डायग्राम के लिए वो ले लिए हैं, आपके स्टेटमेंट्स सब ले लिए ना। दोबारा से देखो, आपके लिए कह रहा है सम मॉक्स आर लोकल। अब देखो मैं दोबारा से बोल रही हूं, यहां पर क्या है, इस बार आपको बोल रहा है कि सम मॉक्स आर लोकल। ये बताइए, देखो ये रहा मॉक और ये रहा लोकल, है ना, ये रहा लोकल और ये रहा मॉक। मैम हमारा जो बेसिक डायग्राम बनाया है उसी से ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो मैं कोई मेहनत नहीं करूंगी, चुपचाप इसको गलत कर दूंगी, क्योंकि मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा।
जब नहीं होगा तो इसको हम गलत कर देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और कोई डायग्राम बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। नया डायग्राम कब बनाएंगे? जब हमारा कंक्लूजन सही हो रहा हो। क्यों? हम उस मछली को ढूंढेंगे मैम जो गलत होती है। अब कह रहा है नो लोकल इज अ मॉक। अब देखो आपके लिए क्या हो रहा है, नो लोकल इज अ मॉक। मैम ये तो भाई बेसिक डायग्राम से सही हो रहा है। अब जब ये बेसिक डायग्राम से सही हो रहा है तो हमको तो ये नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाएंगे। अब इसका ऑल्टरनेटिव डायग्राम अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये रहा मॉक, ये रहा एग्जाम और ये रहा बैंक। बैंक में और लोकल में ही तो कोई रिश्ता नहीं चाहिए ना। ये लो, अभी भी इन दोनों के बीच में तो कांटा ही लगा हुआ है। अब बताओ इस डायग्राम में और इस डायग्राम में प्रीमाइसेस में किसी तरीके का चेंज आया है? किसी भी प्रकार का कोई चेंज आया है? नहीं मैम, ये जो बोल रहा था प्रीमाइस, वही प्रीमाइस ये बोल रहा है सम मॉक आर एग्जाम, सम एग्जाम आर बैंक, सम बैंक और या नो बैंक इज लोकल। बिल्कुल सही बोल रहा है, बट इसकी वजह से क्या हो गया है, ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत प्रूव हो गया है। पर मैम एक बात बताओ, आपने एक डायग्राम बनाया ये, दूसरा डायग्राम बनाया ये, हम कैसे आंसर करें? कैसे आंसर करेंगे? देखो, जब भी इस तरीके का आइदर और वाला क्वेश्चन गिवन हो, दिख रहा है ना, ये है विलन, ये मेन विलन होता है, ये करवाता है बच्चों के क्वेश्चंस गलत। इसने क्या दे दिया है, आइदर और दे दिया है। आइदर और से या तो आपको मिल जाएगा हिंट, समझ रहे हो क्या, या तो मिल जाएगा हिंट कि आइदर और है तो एक से ज्यादा डायग्राम बन रहे होंगे, या आपके जीवन का होगा ये विलन, एग्जाम में सही करते करते क्वेश्चन को कराएगा ये गलत, कंफ्यूज कर देगा ना, सॉरी कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज नहीं होना है जी। देखो ध्यान से, अगर मैं ये वाला डायग्राम ट्रू कर रही हूं, इस वाले डायग्राम को फॉलो कर रही हूं तो स्टेटमेंट नंबर 2 फॉलोज। अगर मैं ये वाला डायग्राम यूज कर रही हूं तो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉलोज या कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज। आइदर और वाली सिचुएशन है मैम, अगर एक डायग्राम ले रहे हो तो एक डायग्राम से पहला वाला तो गलत हो रहा है पर दूसरा वाला सही हो रहा है, और दूसरा वाला डायग्राम अगर आप देखोगे तो पहले वाला गलत हो रहा है, दूसरे वाला मतलब दूसरे वाला गलत हो रहा है, पहले वाला सही हो रहा है। यानी मैम आइदर और वाला सिचुएशन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया क्या? अच्छा, ये समझ में आया क्या? सबने अपने अपने कॉपी के अंदर नोट बना के लिखी क्या ये चीज मैंने जो जो बोली है अभी तक? क्या बोली है? सबसे पहले प्रीमाइस को ट्रू मानते हुए आप लोग डायग्राम बनाओगे। डायग्राम के लिए जो मैंने कीवर्ड्स आपको बताए वो याद रखने हैं। ऑल के लिए एनी, कुछ नहीं भी लिखा हो, ईच, एवरी, सब ऑल के लिए बनेंगे, है ना। अगर मैं बोलूं मोस्ट, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं एटमोस्ट, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है ना, सम, सब एक जैसे बनेंगे। अगर मैं बोलूं हार्डली, ठीक है, या स्केर्सली, अगर इस तरीके के वर्ड यूज करूं तो कैसे बनेंगे? सम नॉट वाले बनेंगे। और नो, नन, नेवर, इस तरीके के वर्ड्स हैं तो क्या बनेंगे? नो के लिए बनेंगे। सबसे पहले मैम डायग्राम बनाएंगे कैसे? स्टेटमेंट को हमारा भगवान मान के, भाई वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग है। यूनिवर्सल ट्रू मानना है प्रीमाइस को, स्टेटमेंट को। अब कंक्लूजन के लिए क्या करना है? एक एक कंक्लूजन उठाना है और ट्राई करना है कि उसको गलत करो। अगर हमारे डायग्राम से गलत हो रहा है तब तो बहुत ही बढ़िया बात, हमारे डायग्राम से सही हो रहा है तो दूसरा डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे? बिल्कुल प्रीमाइसेस को दोबारा से ट्रू मानते हुए, ठीक है। नहीं मैम नहीं है, ठीक, हम तो एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लो, इस बार आप लोग करेंगे जल्दी, 1 मिनट के अंदर करके दिखा रही हूं सिलॉजिज्म। 1 मिनट का सवाल होगा आपका, चाहे कितना भी डिफिकल्ट वर्ड, एटलीस्ट, एटमोस्ट, पॉसिबिलिटी, फलाना ढिमकाना, कुछ भी लिखा है, 1 मिनट के अंदर सिलॉजिज्म हो जाएगा अगर ये ट्रिक आ गई है तो। देखो, सम क्रोज आर एलिफेंट लिखा हुआ है, ये आप लोगों के क्रोज हो गए, ये आप लोगों के लिए एलिफेंट हो गए। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, अच्छा ये ऊपर वाला है मैम, आप भी ना। देखो, स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके पास में ये काउज है और आपके पास में ये क्रोज है, तो सम क्रोज या सम काउज आर क्रोज, सम क्रोज आर एलिफेंट। डायग्राम बना दिया, आगे देखिए मैम, सम काउज आर एलिफेंट। मैम काउ और एलिफेंट में किसी तरीके का रिलेशन नहीं है, बेसिक डायग्राम से गलत है। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, सभी के सभी क्रोज जो है वो एलिफेंट है क्या? मैम ये भी हमारे बेसिक डायग्राम से गलत हो रहा है, यानी हम बोल देंगे कि नाइदर नॉर इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है क्या? ये 1 मिनट भी नहीं लगा है इसमें, तो 1 मिनट भी नहीं लगा है। अरे मजा आया तो एक बार थम्स अप करो जल्दी से, 1 मिनट भी नहीं लगा है। मैम नहीं, ऐसे नहीं, आप रट के आए थे सुबह 5 बजे उठ के,
ठीक है भाई, अगला कर लेते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, आप लोगों से कह रहा है सभी वोटिंग ब्याज है या सभी वेटिंग जो है वो ब्याज। अब देख लो कैसे कैसे उठपटांग एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें। ऑल वेट आर अनियन, देखो ये वेट है और ये अनियन है, सही है ना? सही है, हाँ मैम सही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है सम वेट आर शेडो, कुछ ऐसे वेट है, थोड़ा बड़ा बनाती हूं, ये आपके लिए वेट और ये आपके लिए अनियन। ये जो आपके लिए सम वेट है उसमें शेडो आ रहा है, और कोई भी शेडो जो है वो क्या नहीं है, वो कॉम्ब नहीं। डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने जो जो बोला हुआ था वो चुपचाप बना दिया है। डायग्राम अगर ट्रू हो रहा है तभी एलिमेंट्स डायग्राम, ऑल्टरनेट डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल सही साक्षी, बिल्कुल सही बेटा। अब मैम जो डायग्राम ने बोला था मैंने तो चुपचाप वो बना लिया। अब चाहे आप इस कॉम्ब को अंदर बनाओ चाहे कॉम्ब को बाहर बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये दिमाग में आया तो मैंने ये बना दिया। आगे देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है। कंक्लूजन कह रहा है सम अनियंस आर नॉट कॉम्ब्स। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये हिंट है। हिंट ये है कि ये सम और नॉट वाली जो चीजें होती है ना, ये जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें होती है, इन्हें तो आप पहले ही बोल दिया करो कि दूर रहे। जो आपको जीवन में कंफ्यूज करे चीजें, हम उनके लिए क्या बोलते हैं कि तू दूर रहे, है ना? हम उनको ऐसे बोलते हैं तू दूर रहे। पर इस सिचुएशन में हम इनको दूर रख सकते नहीं क्या मैम? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? देखो ध्यान से, यहां पर आपका जो ये अनियन है और ये आप लोगों का कॉम्ब है, इनके अंदर अगर रिलेशन देखो तो एक्चुअली में मैम नो वाला आ रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो वो आ रहा है, दिख रहा है क्या? आगे देखना जरा, सम शेडो बीइंग अनियन इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ऐसी शेडो है जिसका अनियन होना एक पॉसिबिलिटी है। अरे वेरी गुड, इनको तो निकालो भाई, मैं क्या कहूं, जो कंफ्यूज कर रहे हैं उसको तो निकालो सबसे पहले, ये तो हटाओ। और पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया तो क्या होगा, हल्का सा चेंज करना है चीजों के अंदर। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया था वो नॉर्मल के लिए सिखाया था, यानी कि आपको डायग्राम बनाना है, कंक्लूजन को गलत करना है, कंक्लूजन सही हो जाए तो दूसरा डायग्राम बनाना है, कंक्लूजन को गलत करना है, ये चलते रहना है। बट अगर मैम पॉसिबिलिटी आ गया, पॉसिबिलिटी का मतलब है कुछ भी करके सही करके दिखाओ, उल्टा है। पॉसिबिलिटी आ जाए तो जो सिखाया बस उसका उल्टा करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि सम शेडो बीइंग एन अनियन इज अ पॉसिबिलिटी। मैम देखो शेडो को हमने अनियन के अंदर ही बनाया, तो यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। और वैसे भी अगर नहीं भी होता तो हम ये ट्राई करते कि हम इसके लिए एक डायग्राम बना सकते हैं क्या, प्रेमाइसिस को ट्रू करते हुए। पॉसिबिलिटी के अंदर सही करने का ट्राई करना है, बस यही चेंज है पूरी की पूरी ट्रिक में। यानी यहां पर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। टाइप का क्वेश्चन देखो जो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, कि इस तरीके से आप लोगों को एक सर्कुलर अरेंजमेंट दे देगा, एक तरीके से चेन अरेंजमेंट दे देगा। अब चेन अरेंजमेंट वाले सवाल के अंदर तो देखो पिक्चर तो सबसे पहले आप लोगों को हर रीजनिंग के सवाल में बनानी है, ये तो गोल्डन रूल है, ये तो अपन ने हमेशा से सीखा है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, एक फैमिली डिस्कशन हो रहा है। इस फैमिली डिस्कशन के अंदर मुझे आप खुद सोच के बताइएगा, हमारी फैमिली में जो जनरेशन्स होती है वो कैसे होती है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं, फिर हम होते हैं, है ना, और फिर हमारे बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है। कुल मिला के मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इसको पिक्चर में ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा या दादी या नाना या नानी वाली जो जनरेशन होगी, उसको हम सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे। जो हमारे पेरेंट्स वाली होंगी लाइन, उसको हम यहाँ पर लेंगे, उसके नीचे वाली रो के अंदर, और जो हम होंगे हम अपने आप को इधर लेने वाले हैं। अगर उसके भी नीचे की जनरेशन की बने तो वो इस तरीके से लिखी होगी। कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा और कुछ भी नहीं करना है। अब बोला हुआ है कि ए जो है वो बी के दादाजी हैं, तो दादाजी हैं, तो अगर बी यहाँ बैठा है तो बीच में एक लाइन छोड़ोगे, एक रो छोड़ोगे, किसके लिए? अरे भाई दादाजी है तो ऑब्वियसली पापा होंगे ना आपके यहाँ पर बीच में। वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है बट मुझे पता है होंगे, तो मेरे लिए जो बी है उसके ऊपर ए आएंगे, और उसके बीच में कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें जो भी सेंट्रल एंटिटी है ना, वो अपने आप को मान लेना है और अपने अकॉर्डिंग पिक्चर ड्रॉ करना है। कभी भी बिना डायग्राम ड्रॉ किए अगर रीजनिंग सॉल्व करके आओगे, ज्यादा लंबा लेंथी क्वेश्चन बन गया ना तो मुझे लगता है कंफ्यूजन होगा। इसीलिए जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसे लिखते चलो। जैसे कि मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ कि ए के 3 बच्चे हैं। अब मैंने बोला मुझे नहीं पता कि ए कौन सी जनरेशन में आएगा, बस इतना पता है
कि ए की 3 बच्चे हैं, मैंने 3 बच्चे बना दिए, ए ऊपर आएंगे और 3 बच्चे नीचे आएंगे। अच्छा, ए का जेंडर मुझे अभी तक पता नहीं है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, क्योंकि मम्मी के भी 3 बच्चे हो सकते हैं, पापा के भी 3 बच्चे हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि बी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है जी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अभी मुझे पता नहीं है तो मैं साइड में लिख लेती हूँ, सेम जनरेशन में आएंगे इसलिए कॉमा। सी जो है वो क्या है, सिस्टर है डी की, ठीक है जी मैम, यानी कि तीनों एक ही जनरेशन में आएंगे। क्या ये तीनों बच्चे यहाँ पे सेट होते नहीं दिख रहे हैं मैम? दिख रहे हैं, पर चलो फिर भी अभी नहीं करती हूँ। अच्छा, जेंडर लिख सकते हैं क्या? हाँ मैम लिख सकते हैं, बी का ब्रदर, सी जो है वो सिस्टर है। अच्छा, डी का जेंडर क्लियर है क्या? नहीं मैम क्लियर नहीं है, नहीं है तो लिखूंगी भी नहीं। आगे देखो, ई हु इज द वाइफ ऑफ ए, अच्छा जी ए की वाइफ है, ए की वाइफ है तो ए हस्बैंड हो गया। अच्छा, वाइफ के लिए या बेसिकली मैरिड कपल्स के लिए मैं एक डिफरेंट सिंबल यूज कर लेती हूँ, इस तरीके से लिख देती हूँ। तो मैंने लिखा दिया बीच में प्लस, दैट इज ए इज मैरिड टू ई, और हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड कौन है मैम? ए, वाइफ कौन है? ई। क्यों क्वेश्चन कह रहा है ई हु इज द वाइफ ऑफ ए? अब ऑब्वियसली ना वाइफ तो हस्बैंड की होगी, और हस्बैंड जो है वो बाय कोइंसिडेंस मेल ही होगा, मेल ही होगा, किसी का अलग तो नहीं आ रहा। अच्छा, अब बात ऐसी आ गई है कि डी की मदर है ई, ये लो सेट हो गया, डी सी और बी आया था ब्रदर, ये आया था सिस्टर, और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के भाई बहन ही चल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि देयर इज ओनली वन डॉटर, देयर इज ओनली वन डॉटर। अच्छा, वन डॉटर है वो ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है कि मैम वो सी है, ए की बहन है, बाकी 2 क्या होंगे? भाई होंगे। तो रिश्ता बताना है बी का और डी का, खुद ही सोच के बता दो क्या होगा, बी का और डी का क्या रिश्ता होगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता ब्रदर कहलाता है, भाई कहलाता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, घोष साहब ने जल्दी से लिखकर दिखा दिया मैम, आंसर इज ब्रदर, वेरी गुड। ठीक है, सीमा का भी बिल्कुल ठीक आंसर आया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब समझ में आया क्या? देखो ये क्वेश्चंस आसान हैं और देखा जाए तो डिफिकल्ट भी है, जिसको करना आता उसके लिए आसान, जिसको करना नहीं आता उसके लिए डिफिकल्ट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलो इस बार राइट से करते हैं। अब आ गया भैया पॉइंटिंग वाला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट बना के लिख लीजिएगा, पॉइंटिंग वाला सवाल। ये सवाल तो अगर ब्लड रिलेशन का सवाल आता है तो मुझे ऐसा लगता है 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में यही आएगा, 90 क्या उससे भी ज्यादा। अगर आपके सवाल बनेगा ब्लड रिलेशन का तो यहीं से बनेगा, पॉइंटिंग से ही बनेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के लिए करता है। पॉइंटिंग वाले की थीम कैसी है? सबसे पहले तो पॉइंटिंग वाले का चेहरा बनाओ, चेहरा मतलब MF हुसैन नहीं बनना है एग्जाम में जाके। सबसे पहले तो एक पेंटिंग बनाओ, क्योंकि पॉइंटिंग पेंटिंग को करेगा, फोटोग्राफ को करेगा, पिक्चर को करेगा, है ना, कोई बंदा खड़ा होगा उसको करेगा। यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, बचपन में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इंग्लिश के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे बातें सुनी थी, और आपको तो अच्छे से फेमिलियर भी होंगे, तो आप तो इन चीज़ों से, है ना, आप सब लोग तो इतने फेमिलियर भी होंगे। कैसे 2 लोग मिलके तीसरे बंदे की ही तो बातें करते हो आप सारे दिन, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन ही तो फैला रखे हो आप दुनिया में। तो बिल्कुल वैसे ही काम आपको लोगों को करना है कि यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ कह रहा होता है तीसरे बंदे को पॉइंट आउट करके, ठीक है ना। अब बात ऐसी है, यहाँ पर ये कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रेखा सेज टू लाली, वाह क्या नाम है, रेखा सेज टू लाली। कौन कह रहा है? रेखा कह रही है, जया और सुषमा नहीं है, सिर्फ रेखा है। अब बात ऐसी है कि रेखा कौन है मैम? रेखा स्पीकर है। आपको एग्जाम में ये सब करके नहीं आ रहा, मैं सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए ये सब चीजें लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो रेखा सबसे पहले तो बनाऊंगी, और जिसको ये पॉइंट आउट करके बातें कर रही है, किससे? सुनने वाली कौन है मैम? सुनने वाली है लाली जी। सुनने वाली कौन है? लाली जी सुन रही हैं। तो रेखा पॉइंट कर रही है किसी पिक्चर पर, और लाली जी को क्या कह रही है? देखो, लाली जी को ऐसा कह रही है कि ये जो लड़की है ना इस फोटो के अंदर, अच्छा जेंडर पहले तो क्लियर हो गया, सबसे पहले तो जेंडर क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो लड़की है ये क्या है? सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। चलो जी,
इंग्लिश ने हमारा फिर से दिमाग खराब कर दिया, है ना। इंग्लिश ने फिर से दिमाग खराब कर दिया, बहुत सारे रिलेशनशिप लिख दिए हैं। एक ट्रिक ये है या एक टिप मैं आपको ये दे सकती हूँ, इंग्लिश को हमेशा उल्टा पढ़ते हुए चला करो, जल्दी सॉल्व होगा। या फिर आप लोग हिंदी में भी करके इसे पढ़ सकते हो, आसानी हो जाएगी। जैसे फोटो में दिख रही लड़की मेरी छोटी बहन की दादी की इकलौते बेटे की पत्नी की दूसरी बेटी है। एक्चुअली में वो अपने बारे में ही बात करिए, मेरे को तो ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं, पढ़ते ही समझ में आ गई ये चीज। बट स्टिल, मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन, तो रेखा की कोई छोटी बहन होगी, ठीक है ना, उसकी दादी यानी कि इन दोनों की दादी होगी, उसके इकलौते बेटे यानी कि इसके पापा की बात हो रही होगी, उस पापा के पत्नी यानी कि अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही हैं, उनकी क्या है, दूसरी बेटी है। अरे दूसरी बेटी मतलब क्या मैम, रेखा ही तो है, रेखा ही तो है। रेखा अपनी छोटी बहन को ये कह रही है कि दूसरी बेटी, तो दूसरी बेटी कौन हुई, अरे रेखा खुद ही तो हुई, खुद रेखा ही है वो। हिस्ट्री नॉलेज सर कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, खुद ही तो हुई। अच्छा नहीं मैम, हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हमको तो इंग्लिश बताओ, हमको तो इंग्लिश बताओ। ठीक है, इंग्लिश बता देते हैं जी। देखो, हमेशा इंग्लिश को उल्टा पढ़ना है, जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां देखो, माई यंगर सिस्टर यानी कि रेखा है और रेखा की कोई यंगर सिस्टर है, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल। ठीक है जी, आगे देखिए कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब मैम यहाँ पे आएगा कोई ग्रैंड मदर, ये भी फीमेल। ग्रैंड मदर का कोई ना कोई इकलौता बेटा होगा, देखो लिखा हुआ है ओनली सन, यानी कि ये इसके फादर हो गए। अब यार इन दोनों के फादर होंगे ना, मेरी बहन के फादर भी मेरे लिए फादर ही है, ठीक है, ये फादर हो गए। उनकी वाइफ, ठीक है जी मैम, इनकी वाइफ है कोई, यानी कि इनकी कौन है, मदर है, उनकी सेकंड डॉटर है। अच्छा, यंगर सिस्टर को कह रही है कि सेकंड डॉटर है, तो कौन है वो, है कौन मैम, रेखा ही तो है, इंग्लिश में भी हो गया। गंगाधर ही शक्तिमान है, बिल्कुल ठीक, दिमाग तो खूब चलता है आप सब लोगों का, एक नंबर के चंटूड़े हो सारे के सारे सारे सीरियल, सारे नाटक सब याद करके बैठे हो, तो सारा अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या, रेखा, जया, सुषमा। चलो अगला सवाल आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ये आप लोगों के लिए है, करके दिखाइए इसे। जल्दी से करके दिखाएंगे कि A इज ब्रदर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, C इज फादर ऑफ D, हाउ D इज रिलेटेड टू A। बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग करके दिखाएंगे अगले 1 मिनट के अंदर, जल्दी 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 से, ठीक है, जल्दी से करिए। उमा, अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक करके देख लेना, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा बैक करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। चलो, इफ A is brother of D, B is sister of C and C is father of D, how D is related to A, हाउ इज D रिलेटेड टू A, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा मुझे कि आपका क्या आंसर आया। कह रहा है A इज ब्रदर ऑफ B, ठीक है मैम, A और B दोनों आपस में ब्रदर हैं, ये जो है मेल है, B का मुझे पता नहीं क्योंकि बहन भी हो सकती है, जैसे कि लिखा हुआ है B सिस्टर ऑफ C, ठीक है ना, तो B जो है वो सिस्टर है C की, और जो C है वो फादर है D के मैम, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। अब D का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं है, बस इतना पता है कि D और A के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये फादर है और ये जो है ये डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, बट एनी विच वेज मेरे लिए मेरे पापा के भाई मेरे क्या लगते हैं, चाचा जी लगते हैं, क्या लगते हैं जी, चाचा, चाचा लगेंगे ना। तो यहां पर डी क्या हुआ मैम, डी हो गया नेफ्यू, है ना, नेफ्यू दिख रहा है। सत्यानाश, ये जेंडर बायसनेस हमारी क्लास में नहीं चलेगी कि मैम भतीजा हो गया, क्यों, भतीजी नहीं हो सकती, भतीजी नहीं हो सकती क्या, जेंडर कहाँ क्लियर है, डी का जेंडर ही नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन। जब भी ऑप्शन में ये दिख जाए ना तो डर जाना है, ध्यान लगाना है और दोबारा से सोचना है।
वेरी गुड, ओके, वेरी वेरी गुड। जिसका भी सही आंसर आया है और जिसने भी लगाया है भतीजा, उनको तो भतीजी बताएंगी भाई, भतीजावाद नहीं चलेगा यहाँ पर हमारे देश में, ठीक है ना। डायरेक्शन सेंस का, अब डायरेक्शन सेंस से मेरा मतलब ये है, जैसे कि आप सभी लोगों को याद हो, बचपन में हम लोग जब स्पोर्ट्स चैनल्स देखते थे ना, तो हमारे पास में एक ESPN नाम का चैनल आता था, राइट, ESPN नाम का चैनल, बिल्कुल वैसे ही आपको याद रखना है। हम लोग लिखना कैसे शुरू करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो देखो ESP और N, ऐसे ही आपको याद रखना है। हर बार जब भी डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपनी अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके का फिगर हम लोगों को बना लेना है, जिसमें मैंने क्या किया है, स्पोर्ट्स चैनल का नाम लिखा है ESP और N, ठीक है ना। ई का मतलब तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि ई का मतलब होता है ईस्ट, साउथ, राइट। पी को हिंदी में हम पश्चिम कहते हैं और अंग्रेजी के अंदर इसे हम लोग कहते हैं वेस्ट, और एन का मतलब होता है आप सभी लोगों के लिए नॉर्थ। समझ में आ गया ना। ESPN स्पोर्ट्स चैनल था, समझ में आ गया मैम, ऐसे इस तरीके से आपने बना दिया है, ESPN लिख दिया है। हमारे पास में दो तरीके के डायरेक्शंस होते हैं, एक इस तरीके का डायरेक्शन होता है, अगर आप लोग नोटिस करो तो ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, जैसे कि आपकी क्लॉक चलती है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर मैं इसके उल्टा चलूं, यानी कि मैं इस तरीके से चलूं, क्लॉक जैसे चलती है ना, बिल्कुल उसके उल्टा चलूं, तो उसे हम लोग कह देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम सीख रहे हैं, जिसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे, राइट। तो मैंने क्या बताया, काउंटर क्लॉकवाइज बताया, एंटी क्लॉकवाइज बताया, क्लॉकवाइज बताया, स्पोर्ट्स चैनल बचपन का याद दिलाया, ESPN जिसका नाम था। तो हमेशा आपको पता है ये ईस्ट है, और ईस्ट के अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर राइट की तरफ जाऊंगी तो मेरे पास में साउथ पड़ेगा, साउथ से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाऊंगी तो वेस्ट होएगा, फिर वेस्ट के बाद में नॉर्थ होएगा, फिर दोबारा से ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को याद करने के तरीके बताऊं तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, हमारे जो है सन अंकल होते हैं, ये जो सन अंकल हैं ये कहां से राइज करते हैं, सूरज कहां से उदय करता है, उगता कहां से है मैम, ईस्ट की तरफ से। ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरब, है ना, पूर्व की तरफ से जो है वो राइज होता है, और पश्चिम के अंदर क्या होता है, ढलता है, सेट होता है ना। सनसेट कहां होता है मैम, वेस्ट की तरफ होता है, राइट। अगर मैं नॉर्थ में खड़ी हूं, हाँ, अगर मैं नॉर्थ में खड़ी हूं, आप इमेजिन करिएगा, इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है, अगर मैं नॉर्थ में, मेरी जो दिशा है वो नॉर्थ की तरफ है, मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हूं, तो मुझे बताइए कि सनराइज के समय सूरज मेरे किस तरफ होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि मेरे राइट की तरफ होगा। या अगर मैं उल्टा पूछ लूं, मैं आपको बोल रही हूं कि सनराइज हो रहा है, सुबह का समय है और मैं जॉगिंग कर रही हूं, बताइए कि मैं किस तरफ देखकर जॉगिंग कर रही होंगी। अगर सूर्य मेरे राइट हैंड साइड पर है, तो सन राइट हैंड साइड पर अगर है, तो बताइए कि मैं जॉगिंग किस तरफ कर रही होंगी। जॉगिंग सुबह होती है, सनराइज सुबह के समय होता है, किसी किसी के घर के सामने अगर सनराइज रात के समय होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हमारे इंडिया में अर्थ पे तो यही चल रहा है कि सुबह सुबह ही होता है। तो मैं आपको पूछ रही हूँ, बताइए किस तरफ मैं देख रही हूँ। मैम आप जॉगिंग कर रहे हो, जो कि सुबह होता है, सूर्योदय हो रहा है जो कि सुबह होता है, और आप बोल रहे हो कि राइट की तरफ सन पड़ रहा है, तो 100% आप नॉर्थ की तरफ देखकर क्या कर रहे होंगे, जॉगिंग कर रहे होंगे। ऐसा बेसिक सा सवाल आप लोगों का पूछ लिया जाएगा, वेरी वेरी बेसिक, जिसमें हमको सिर्फ ये बेसिक टर्म्स समझने हैं। अब यहां पर एक और चीज है जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूं, जो कि है एंगल की कहानी। क्या है जी, एंगल की कहानी। आप देखिए, नोटिस करिएगा, ये जो था ना, ये मैंने प्लेन सिस्टम बनाया है, जैसे कि बचपन में एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन पढ़ते थे ना, वो इसलिए क्योंकि आपके नॉर्थ में और ईस्ट में 90 डिग्रीज का एंगल यहां पर बनता है, यानी कि सभी के सभी एक दूसरे के बिल्कुल ही कैसे होते हैं जी, परपेंडिकुलर होते हैं। 90 डिग्री का एंगल ही आप लोगों का बन रहा होता है। अब अगर मैं आप लोगों से ऐसे पूछूं कि मुझे बताइएगा कि जो नॉर्थ है और साउथ है, इनके बीच में कितना एंगल बनता है, तो आप क्या बोलोगे। गिनने की जरूरत नहीं है, अगर कोई गिन रहा है तो कृपया करके थोड़ा बॉर्नविटा, च्यवनप्राश और बादाम मिलके आप खाए तो आपका दिमाग चलेगा। मैम ये गिनने की हमको जरूरत नहीं है, 180 डिग्री पे होते हैं, मतलब ऑपोजिट होते हैं। ये 180 डिग्री है, अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होता है, यहाँ वेस्ट है तो यहाँ ईस्ट होता है। मैम ये हमको करने की जरूरत नहीं है,
बट स्टिल आपको एग्जाम में इतना सिंपल नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं पूछेगा कि बताइए बच्चों नॉर्थ के ऑपोजिट क्या आता है, फिर जाके साउथ लेके आ जाओगे, है ना, इतना भी इजी नहीं पूछेगा एग्जाम में। आपसे ऐसे पूछेगा बताइए कि मैं नॉर्थ में खड़ी हूं और मैं 275 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज घूम गई हूं। कहां घूम गई हूं? काउंटर क्लॉकवाइज। जल्दी से मुझे बताएंगे कि अब मैं किस दिशा में देख रही हूं। तो मैंने पूछा था कि मुझे ये बताइएगा कि मैं अगर नॉर्थ के अंदर देख रही हूं, मैं अगर नॉर्थ के अंदर देख रही हूं तो 275 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज घूमना है। 90 यहां घूमा, 90 यहां घूमा, 90 यहां घूमा, और अगर 90 और घूमती तो 360 हो जाता, यानी कि कहीं बीच में यहां पर रुक गए मैम आप। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ, यानी कि जो आपका आंसर है वो कितना आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा। क्या आएगा जी? नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। इसमें भी एक लेवल और ऊपर बताओ, नॉर्थ ईस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, क्योंकि 85 डिग्रीज है तो मतलब 5 डिग्री ही कम होगा, मतलब 85 डिग्री ही कम होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये है टाइप 2। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक तो आप लोगों का एंगल वाला बन गया, एक आप लोगों का नॉर्मल सेंस वाला क्वेश्चन बन गया। एक आदमी है जो साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है। चलिए आइए साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों का ESPN बना दिया मैंने, ESP और N। अब आप लोगों को आदमी बोल रहा है, P यानी कि पश्चिम यानी कि वेस्ट, कि ये साउथ वेस्ट में फेस कर रहा है, यानी कि यहां पर कहीं फेस कर रहा है ये आदमी। इसके बाद में ये 90 डिग्रीज टर्न करता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन के अंदर, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉक डायरेक्शन के अंदर जाता है। तो आपको पता है कि 90 डिग्रीज एंटी क्लॉक मतलब इस तरफ, और 90 डिग्रीज तो देखो 45 इसके और 45 इसके, यानी कि साउथ ईस्ट में आ गया। अब कहां देख रहा है? साउथ ईस्ट में देख रहा है। इसके बाद में ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमा, 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमा, तो 90 घूम के तो वापस साउथ वेस्ट में आ जाता, राइट। और 90 में पूरे 90 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि हमें 180 मिल जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। यानी मुझे क्या चाहिए था? इनके बीच का आंसर, क्योंकि आप 90 के अंदर जब 45 ऐड कर लेते हैं तो आपको 135 मिल जाता है, और क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में आओगे, यानी कि यहां पर। ठीक है जी। अब ये जो बंदा है ये किस तरफ देख रहा है? तो ये किस तरफ देख रहा है? ये वेस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है। वैसे एक तरीका तो हमने देखा यहां पर, एक और तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? आप लोग ना बिना डायग्राम ड्रॉ किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये कह रहा है कि 90 डिग्रीज, तो ये कहां गया है? एंटी क्लॉकवाइज गया है, और 135 डिग्रीज इसके बाद में ये कहां गया है? क्लॉकवाइज गया है। अगर आप नोटिस करें तो ये दिशा ना इसकी ऑपोजिट है। जैसे रैंकिंग के अंदर हम लोग करते थे ना, एक तरफ ऊपर जा रहे, एक तरफ नीचे जा रहे, एक तरफ राइट जा रहे, एक तरफ लेफ्ट जा रहे, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन से। क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर नोटिस किया जाए तो क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। और अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करूं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा हम लोगों को, यानी कि 45 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 45 डिग्री किस तरफ जाए? या तो क्लॉकवाइज जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा उसी तरफ घुमा दीजिए। तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। साउथ वेस्ट इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया तो आंसर डायरेक्टली भी वेस्ट आ गया। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो लैंग्वेज वाइज जा सकते हो या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो बिना डायग्राम बनाए। देखो आप लोगों से बोला जा रहा है कि एक आदमी है जो कि 400 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर घूमना शुरू करता है। ठीक है मैम, हम लोग मान लेते हैं कि हम इसी कहानी पे चल रहे हैं, है ना, हम ESPN को ही मानते हुए चलेंगे हर बार। आपसे ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से 400 मीटर ये नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, 400 मीटर चला। अब ये कह रहा है कि इसने ना लेफ्ट टर्न लिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ठीक है जी, लेफ्ट टर्न इसने ले लिया। लेफ्ट टर्न लेके इसने 600 मीटर और चला। दोबारा से इसने कितना लिया? लेफ्ट टर्न लिया, और लेफ्ट टर्न लेके फिर से 400 मीटर इसने चला। ठीक है जी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जो कि इसकी ये वाली पोजीशन है, इससे ये कितना दूर है।
बड़ा आसान सा सवाल है, कितना दूर है भाई मुझे बताइएगा कोई। मैम देखिए ये ना एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 400 ये 400, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 600 है तो ये भी कितना होगा, 600 होगा। तो ये तो डन हो गया कि आंसर में 600 आएगा, यानी 400 वाले दोनों ऑप्शंस को काटा लगाओ, बुला लो टोनी कक्कड़ अंकल को। अब मुझे बताइए कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कौन से डायरेक्शन में गया था। मैम ये लेफ्ट की तरफ गया था, और लेफ्ट की तरफ जो होता है वो वेस्ट है, क्योंकि ये नॉर्थ था ना, तो ये वेस्ट है। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं यहां पर क्या आंसर लिखूं, क्या ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से वेस्ट की तरफ है कि साउथ की तरफ है। अरे बड़ा सिंपल सा सवाल है, बताओ इतना क्या दिमाग लगा रहे हो, पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस लगा देते हो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में, और जाके एग्जाम में बोलते हो बहुत अच्छा हुआ है, और फिर नंबर बहुत अच्छे आते नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में 46 छात्र हैं, मतलब कह रहा है कि जो राजी है और राज है, दो बच्चे हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। राजी की रैंक जो है वो 5 ज्यादा है राज से, मतलब अहेड है राज से। अगर यानी कि मैं ये कह लूं कि राज जो है ना, राज की रैंक कहीं यहाँ आती है, तो इससे 5 ज्यादा रैंक या 5 कम रैंक पर राजी है। क्या ये इसका मतलब हुआ? अगर आप ये चीज करके आओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि 46 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें राजी राज से 5 रैंक आगे है, 5 रैंक आगे, तो बिल्कुल सही लिखा है और गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन पजल वाले क्वेश्चन में और सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में या रैंकिंग ऑर्डर में यही होता है कि हम समझ नहीं पाते। अब कोई अहेड के लिए क्या बोलेगा, कोई बोलेगा कि अगर इसकी रैंक 10 है तो उसकी रैंक 15 हो जाएगी। ऐसा नहीं है जी, यहाँ पर राजी है और यहाँ पर राज है। तो सबसे पहली बात तो ये कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है कि राजी और राज में क्या लिखा है। इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, पर इसका एक बार हिंदी पढ़ के देख लेना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखना कि राज से अहेड है, मतलब राज से आगे है राजी, कितना, 5 रैंक। इनके बीच में क्या है भैया, 5 लोग बैठे होंगे या फिर 4 लोग बैठे होंगे। मैम 4 लोग बैठे होंगे, तो 1 2 3 और 4, और 5th पे कहां पर रहेगी आपकी, राजी रहेगी। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि 46 स्टूडेंट्स है टोटल मेरे पास में गिवन है 46 स्टूडेंट है, ठीक है। राज जो है ना उसकी रैंक कह रहे हैं कि नीचे से 12वीं है, नीचे से 12वीं रैंक है। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर मुझे नीचे से गिवन होती है किसी की पोजीशन, किसी की रैंक, तो क्या मैं ऊपर से उसकी पोजीशन निकाल सकती हूँ? हाँ निकाल तो सकते हो, बट कैसे, आपको टोटल पता होना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, टोटल गिवन है तो निकाल के देखो। टोटल है 46 बच्चे, है ना, और इसके ऊपर से पोजीशन है 12वीं। इमेजिन नीचे से पोजीशन है 12वीं, तो आप मुझे बताओ ऊपर से कितनी होगी। मैम 46 - 12 कर दो, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चलता है +1 - 1 रूल। आपने यहाँ पर राज को भी माइनस कर दिया है, तो एक बार तो राज को गिनना पड़ेगा ना भाई। नीचे से वो 12th था, पर 12th पे वो खुद बैठा हुआ था ना, आपने तो उसी को माइनस कर दिया यहाँ पर। इसीलिए क्या होगा, 46 - 12 +1 होने वाला है, +1 फॉर राज, ये चीज याद रखेंगे। अच्छा मैं राज की ऊपर से पोजीशन निकाल रही हूँ, क्यों, उससे फायदा ये होगा कि राजी की पोजीशन निकालने में मुझे आसानी होगी। तो निकाल के बताइए जी कितना होने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, इसमें आप करिए +1, तो यानी कि आ जाएगा 35। अगर यहां से स्टार्टिंग से राज की जगह 35 है, तो इससे 5 कम रैंक पर बैठी होगी कौन, आपकी राजी। क्यों, वो इससे 5 रैंक अहेड है, यानी कहां पर बैठी होगी, 35 - 5, जिसकी आंसर 30। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 30 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आसान सा सवाल था, आप सभी लोग इसे कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को रूल जरूर सिखा के जाने वाली हूँ। +1 और -1 रूल के बारे में याद रखिएगा। +1 और -1 रूल सिटिंग अरेंजमेंट में या फिर आपके रैंकिंग इन ऑर्डर में ये बड़ा काम आता है। मान लीजिए कि आप सभी लोगों ने किन्हीं भी 2 पोजीशन को ऐड किया है, कभी भी ऐड किया हो, किसी भी सिचुएशन की बात हो रही है, कभी भी आपने किन्हीं भी 2 सिचुएशन में ऐड का साइन लगाया हो, तो हर बार उसके बाद -1 करना ही करना है। ये ट्रिक है, कंपलसरी है, करके देखना, क्वेश्चंस 100% होंगे। दूसरी चीज, अगर आपने कभी भी 2 पोजीशंस के बीच में माइनस का साइन लगाया हो, तो 100% ये टोटल करने के बाद में +1 करना ही करना है। क्यों बोल रही हूं, देखो जब आप किसी भी पर्सन की जगह निकालते हो ना, ऊपर से निकालते हो, नीचे से निकालते हो, ठीक है, तो आप उस पर्सन को भी काउंट कर लेते हो 2 बार।
तो इसीलिए एक बार उसको माइनस करना होता है। जब आप ऊपर से ही दो पोजीशन के रिस्पेक्टिव में आंसर निकालते हो तो आप दोनों बार ही उसको माइनस कर देते हो, इसीलिए एक बार उसकी पोजीशन को ऐड भी करना होता है, सो देयरफॉर +1 भी करना होता है। यहां पर अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो मैंने राज को क्या कर दिया था, दोनों ही बार माइनस कर दिया था, टोटल में भी और इसके अंदर भी, तो कहीं से तो उसकी कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, तो कहीं से तो कैलकुलेशन निकाल ली है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 30 आ जाएगा। देखो ये जो एड होमिनेम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की फैलेसी है, क्योंकि यही वो फैलेसी है जिसको हम डोनाल्ड ट्रंप फैलेसी भी बोलते हैं। क्यों? ये वो पर्सनल अटैक वाली फैलेसी है। जब आपके पास में किसी के साथ में आर्ग्यू करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, कोई भी लॉजिकल बात नहीं होती है, तो आप उनके कास्ट पे, उनके कलर पर, उनके रिलीजन पर, उनके जेंडर पर क्या करने लगते हैं, कमेंट पास करने लगते हैं, पर्सनल क्या करने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं। उस टाइप की फैलेसी को हम क्या कहते हैं, उस टाइप की फैलेसी को हम लोग एड होमिनेम फैलेसी बोलते हैं। ठीक है, अपील टू फोर्स भी इसी को बोलते हैं, अपील टू द स्टिक भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करने लगे, आप जो है वो क्या कर रहे हो, जब कहाँ गया, हाँ, जब आप क्या करने लगते हो, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप लोग देखिए कि यहां पर जो है इस लड़की को ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इतने बुरे कपड़े आपने पहने हैं कि आपकी बात का तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। इस टाइप की जो हरकतें अगर होती है वो यहां पर आपकी गलत होती है। हाँ, अगर यहाँ पर फेमस वाला नहीं होता तो एड पॉपुलम होता, बिल्कुल सही। ठीक है, तो एड होमिनेम कौन सा है, एड होमिनेम है पर्सनल अटैक करना। ठीक है जी, ये क्या बोल रहा है, ये से बोल रहा है कि सुन मेरी बात, तू सही बोल ही नहीं सकती क्योंकि तूने कपड़े ही खराब पहने। अब ये किस टाइप का लॉजिक हुआ, बताइए जी। ऐसा बहुत बारी होता है, अगर आप लोग नोटिस करो ना तो ऐसा बहुत बारी होता है। हम यूजुअली लोगों के कपड़ों पहनावे के ढंग से, है ना, उनके कि वो किस तरीके से दिखते हैं उसके बिहाफ पर हम जज कर लेते हैं। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले तो हम क्या कर गए हैं, पर्सनल हो गए हैं। ऐसा बहुत होता है। जैसे बचपन में आपकी लड़ाइयाँ होती थी आपके दोस्तों से स्कूल के अंदर, तो आप यही करते थे, अरे जाना, तेरे तो बाल ही, जैसे बच्चे नहीं लड़ लेते थे, जैसे अभी मैं जाती हूँ स्कूल तो मुझे पता है कि आप देखना वहां बच्चे ऐसे ही लड़ते रहते हैं, अरे जाना, देख तेरे बाल कैसे चूहे जैसे हो रहे हैं, तेरी जो दांत है वो चूहे जैसे हो रहे हैं, बस यही आपस में ऐसे बोल के एक दूसरे पे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, कोई सेंस नहीं होता है उन बातों का। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरीके की इनफॉर्मल फैलेसी है जिसको हम एड होमिनेम बोलते हैं। ठीक है जी, तू तो क्या ही सही बोलेगा, तू तो नहा के भी नहीं आया है आज। अरे भाई, कोई इंसान नहा के नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी सही बात नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एड होमिनेम बातें। देखो स्ट्रॉमैन फैलेसी का एग्जाम्पल देखो, ये क्या कह रहा है, डोंट यू मे बी लाइक वॉर, बेसिकली। देखो इसने क्या किया है, इस बंदे ने बेचारे ने एक पीस का वो बना रखा है, ठीक है ना, क्या सिंबल, एक होर्डिंग बना के बोल रहा है कि मुझे तो पीस चाहिए, है ना, और ऐसे ऐसे सब चीजें बोल रहा है। तो ये बंदा इसको आपको क्या आके बोल रहा है, क्योंकि इसके पास में आर्ग्यूमेंट करने का कोई तरीका नहीं है, तो ये घुमा फिरा के बात को कहाँ लेके जा रहा है, जहां पर इसको इस लॉजिक पर ना आना पड़े। कुल मिला के जब आप किसी भी एक बंदे की जो एक्चुअल पोजीशन है या जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसको क्या कर दो, उसको बढ़ा चढ़ा के या उसको मिस इंटरप्रेट कर दो और बात को कहीं की कहीं और ले जाओ, तब हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आई थिंक पॉल्यूशन फ्रॉम ह्यूमंस कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। बात छोटी सी थी पर उस छोटी सी बात को इतना एग्जैजरेट करके ये कहां पर ले जाया जाता है, बहुत बड़ा बना दिया जाता है, तब हम उसे कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। समझ में आया? स्ट्रॉमैन फैलेसी एक बहुत कॉमन टाइप की फैलेसी होती है। यूजुअली ये जो फैलेसी होती है ये क्या करती है, ये छोटी सी चीज से शुरू करती है और छोटी सी चीज से ये बहुत ही बड़ी लेवल पर आपकी चीजों को लेकर चली जाती है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सो यू थिंक ह्यूमंस आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीम वेदर लाइक ह्यूरिकेन्स एंड हैव कॉज्ड द ड्रॉट्स इन द सदर्न वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। आप देख लीजिए कि छोटी छोटी चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें से कहां पर लेके जा रहा है, जब आर्ग्यूमेंट को इधर उधर लेके चला जाता है। कोई भी जो आपका मेन टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हो उसे हटा के
जबरदस्ती टॉपिक को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के कहीं और लेके चले जाना, एक्चुअल जो आपका काम था, एक्चुअल जो आपकी बात थी, वहां से हटकर कोई दूसरी बात कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आपका स्ट्रॉ मैन फैलेसी। ठीक है, किसी को याद है क्या, मैंने लास्ट टाइम आपको स्ट्रॉ मैन फैलेसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा कि किसी को जो खाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो बड़े बड़े 5 स्टार्स होते हैं उनसे ज्यादा अच्छा खाना जो है वो आपके क्या होता है, कभी कभी नॉर्मल रेस्टोरेंट्स का होता है, या जो स्ट्रीट फूड होता है वो ज्यादा टेस्टी हम लोगों को लगता है, 5 स्टार से ज्यादा टेस्टी जो है वो स्ट्रीट फूड लगता है। तो इमेजिन करिएगा कि आप जो है स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो आपको कोई आकर देखे और आपको ऐसे बोले कि अरे यार ये 5 स्टार अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पैसा ही नहीं है इसके पास 5 स्टार में जाने का, इसलिए खड़े होके ये स्टॉल पे खा रहा है। समझ रहे हैं? तो वहां पर एक्चुअल बात क्या थी कि टेस्ट मैटर करता है, बट सामने वाला बंदा आपसे क्या आर्ग्यू कर रहा है कि तेरे पास 5 स्टार जाने के पैसे नहीं, इसलिए तू खड़े होके ठेले पे खा रहा है। तो ये क्या है, ये जो है ये भी एक तरीके की स्ट्रॉ मैन फैलेसी है। हाँ, जैसे आपको मैंने लास्ट जो बैच था उसमें ये बताया भी था, स्ट्रॉमैन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के अंदर बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं उसके अंदर एक पुतला बना दिया जाता है स्केयर क्रो के जैसा, है ना, स्केयर क्रो के जैसा। वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो बर्ड्स हैं उनको ऐसा लगे कि वाकई में कोई आदमी खड़ा है, इसीलिए हमको वहां नहीं जाना है ना, और उनके फार्म जो है वो खराब ना हो। बिल्कुल वैसे ही आपकी जो मेन मुद्दा है वहां से हटके किसी और मुद्दे पर चर्चा कर लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉ मैन फैलेसी। ठीक, थम्स अप एक बार लाइव चैट में अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर एक फैलेसी आती है रेड हियरिंग नाम से। किस नाम से? रेड हियरिंग नाम से। देखो एक तो होता है कि आप किसी पॉइंट को मिस इंटरप्ट कर दो, एक पॉइंट को बदल के बढ़ा चढ़ा के कुछ और बता देते हो, और एक होता है कि आपकी जो ओरिजिनल बात है उसी को आप भूल जाओ, उसी को छोड़ दो। जैसे अभी 5 स्टार और स्ट्रीट स्टॉल की मैंने बात करी, तो वहां पर खाना ही मुद्दा है, बट आपने उसको एग्जैजरेट करके कहीं और लेके चले गए हो। ठीक है, वेयर इज रेड हियरिंग एक और टाइप की फैलेसी होती है जो ओरिजिनल मुद्दे को छोड़कर कोई नई बात लेके आ जाती है। दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा, बचपन में हम लोग क्या करते थे, बचपन में हम सभी लोग जो है वो हर क्लास के अंदर टेस्ट लेने के लिए बोल देते थे टीचर को, है ना। हम ऐसे बोलते थे मैम आज जो है आप क्लास टेस्ट ले लीजिए, आप जो है प्लीज आज क्लास टेस्ट ले लीजिए। ऐसा जब हम लोग बोलते थे तो हम क्यों करते थे, क्यों हम पढ़ाई से बचना चाह रहे हैं। जो हमारा क्लास का ओरिजिनल पॉइंट था वो था पढ़ाई करना, उससे अब हम क्या करना चाहते हैं, उससे हम लोग अब बचना चाह रहे हैं। ठीक है, कि मैम क्लास टेस्ट लेगी और हम लोग जो है नाम और रोल नंबर और सेक्शन के अलावा कुछ और उसमें लिखेंगे नहीं, क्लास टेस्ट में हमको फेल कर देगी, वो कोई मतलब है नहीं, आज का जो पीरियड था उसमें पढ़ाई होगी नहीं, ये लो छुट्टी मजा मस्त मजा नु लाइफ जाके घर पे सो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस टाइप की फैलेसी को हम क्या कहते हैं, रेड हियरिंग फैलेसी कहते हैं। जो ओरिजिनल पॉइंट था उसी को गोल कर देना तो रेड हियरिंग होता है, और जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है उसको मिस इंटरप्रेट करके एग्जैजरेट करके कुछ और बढ़ा चढ़ा के बोल देना, उसे हम लोग स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोलते हैं। होता है ना, जैसे मस्का लगाना, मस्का लगाना भी एक तरीके का रेड हियरिंग ही होता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल होता है कभी कभी, मान लीजिए कि आपका ओरल टेस्ट है, वाइवा लेने कोई एक्सटर्नल आ गया है, तो अब पहले तो आप एक्सटर्नल को 3 पेज की तारीफ सुनाते हो, सर आज आप क्या लग रहे हैं सर, सर मैंने इतना नाम सुना है आपका सर कि मैं क्या ही बोलूं सर, क्या ही पूछोगे आप सर मुझसे, मुझे तो क्या ही आता है, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं आपके सामने, क्या ही वाइवा लोगे सर, आपको जो लगता है आप मुझे नंबर दे दीजिए।
इस तरीके से मस्का लगाने वाली जो चीजें होती है उसे भी हम लोग रेड हियरिंग ही बोलते हैं। ओरिजिनल पॉइंट जो था उससे मिस इंटरप्रेट कर देना, ठीक है ना। आप जब किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो आप 45 मिनट के इंटरव्यू में से 50 मिनट जो आपकी बस उस कंपनी की तारीफ आप लोग कर रहे होते हो, वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से रेड हियरिंग फैलेसी ही है। हाँ, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट था, जो मेन मुद्दा था, वो मुद्दा तो गोल कर दिया और आप बाकी सारी बातें कर रहे हो। वेयर एज मिस इंटरप्रेट करना मतलब, जैसे यहां पर ये पीस की बात कर रहा था, इस पीस को इसने रिलेट कर लिया किससे, वॉर से, और उससे ये बात कर रहा है। कुल मिला के उस पर्टिकुलर पॉइंट को एग्जैजरेट कर दिया है। दोनों समझ में आ गए हैं क्या? नहीं, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो लिख रहे हैं राई का पहाड़ बनाना। देखो, राई का पहाड़ बनाना अलग चीज होती है। राई का पहाड़ होता है छोटी 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 बातों को लेकर एक बड़ी बात बताने, वो स्लिपरी स्लोप होता है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, वो अलग है। यो नहीं बताया मैंने अभी तक आपको, है ना, वो नहीं बताया मैंने आपको अभी तक। ठीक है, सीरीज ऑफ चीजें करना, ठीक है, सीरीज ऑफ चीजें करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, वो अलग बात है, राई का पहाड़ बनाना अलग वाली चीज हो गई है। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं उस प्लास्टिक से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो पेपर यूज करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने से ये होता है, ऑक्सीजन कम होता है, ये होता है, ग्लोबल वार्मिंग तक हम पहुंच गए हैं। एक पेज किसी ने आपसे मांगा, उसे आप पेज देने से मना कर रहे हैं और आप उसे पूरी की पूरी कहानी सुना दे रहे हैं कि कहाँ तक जो है ग्लोबल वार्मिंग तक वो चीजें पहुंच गई है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्लिपरी स्लोप। राई का पहाड़ आपने बना दिया, छोटी छोटी सीरीज को, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज को, एक से सिचुएशन दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी सिचुएशन बनाते बनाते आपने बड़ी कोई चीज बना दी है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लिपरी स्लोप कहते हैं। तीनों में डिफरेंस है। देखो, एक होता है कि जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे की बात से हटके कोई नई बात ही सामने लेके आ जाना, उसे रेड हियरिंग कहते हैं। कोई जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे की बात को बिगाड़ कर, समझ रहे हो, उसे बिगाड़ कर, एग्जैजरेट करके, इधर उधर की सिचुएशन निकाल के उसे वहां पर मिस इंटरप्रेट कर देना, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी, है ना। कि आपका जो ओरिजिनल मुद्दा है आप उस ओरिजिनल मुद्दे को मिस इंटरप्रेट कर दो, उसे हम स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। और स्लिपरी स्लोप बिल्कुल इनसे अलग होता है, वो तो छोटी छोटी सीरीज या सिचुएशंस को मिला मिला के एक बड़ी सिचुएशन बना देता है, ठीक है, एक बड़ी सिचुएशन बना देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्लिपरी स्लोप। तीनों अलग है, ठीक है। जैसे रेड हेयरिंग अभी मैंने बताया, देखो मम्मी को ये क्या कह रहा है, मम्मी को ये कह रही है बच्ची की, मम्मी मुझे वो जो टॉय है वो चाहिए। तो मम्मी क्या बोलती है? जल्दी जल्दी घर चलो, जल्दी जल्दी घर चलो। क्यों? घर पे आपके लिए बहुत सारी ट्रीट्स रखी है। ये बचपन में हम सभी बच्चों ने सहा है। ये रेड हियरिंग है। मम्मी क्या खेल गई? मम्मी रेड हियरिंग खेल गई। एक आता है अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस का देखो एग्जाम्पल देखो, ये क्या कह रहे हैं? हॉलो सन के बारे में बता रहे, सिंस यू कैन प्रूफ दैट कि अदरवाइज आपका ट्रू है। जब हमारे पास में किसी एक आर्ग्यूमेंट को गलत प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं होता तो हम उसको सही मान लेते हैं, समझ रहे हो, तो हम क्या कर लेते हैं? सही। कभी कभी आप किसी से आर्ग्यू करते हो, आर्ग्यू करते 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 आपके पास में सामने वाले को गलत प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं होता, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार सामने वाला सही बोल रहा होगा, तब उस टाइप की फैलेसी को हम लोग बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जब मेरे पास में किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं होता गलत प्रूफ करने का, तो मैं किसी बात को सही मान लूं, इसे हम लोग कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बोलना चाह रही हैं मोहतरमा, ये मोहतरमा जो बहुत शानदार हेयर स्टाइल के साथ में आई है, ये ऐसे कह रही है कि जो सन है वो हॉलो है, खाली है। ऐसा ये क्यों बोल रही है? क्योंकि हम गलत तो प्रूफ करते नहीं है भाई, कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि अंदर जाके सन के हम देख के बताएंगे कि नहीं नहीं जी हॉलो नहीं है,
क्योंकि ऑब्वियसली पता है ना हमको, हम करीब तो जा नहीं सकते हैं। हाँ, ऑस्ट्रिच थ्योरम मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिच क्या है? आपका सबसे बड़ा बर्ड। वो क्या करता है, जब भी आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो जो अपना हेड होता है उसको सैंड के अंदर डाल देता है। ठीक है, और आंधी आके चली जाती है। अब ना तो उसने देखा ना तो उसने सुना, तो वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं आंधी तो आई नहीं जी। क्यों? क्योंकि उसने देखी ही नहीं। ठीक है, एक होता है हैस्टी जनरलाइजेशन। ये मेरी फेवरेट टाइप की फैलेसी है। इसमें मैंने आपको कोमोलिका वाला एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है ना, इसी में मैंने आपको वो वाला एग्जाम्पल दिया था। कन्वर्स एक्सीडेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं, इंडक्टिव जनरलाइजेशन भी, या ओवर जनरलाइजेशन भी हम इसको बोल देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कोमलिका थी, वो एक पर्टिकुलर टीवी सीरियल के अंदर उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो असल जिंदगी में भी कोमलिका बन के घूमती होगी, ऐसे लटे घुमाती होगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बिहाफ पर आप उसके रिजल्ट्स को एकदम पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर दो, जनरलाइज कर दो। इसे हम लोग बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। जल्दीबाजी के अंदर किया हुआ जनरलाइजेशन को हम बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से आप रिजल्ट्स को कंक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो मेरे जो फादर हैं, उन्होंने 4 पैक्स ऑफ सिगरेट्स स्मोक किया अ डे सिंस एज 14 एंड लिव्ड अंटिल द एज 69। देयरफॉर स्मोकिंग जो होती है वो बिल्कुल भी बुरी नहीं होती है ना जी। मैंने अपने पिताजी को देखा है, भैया बढ़िया उन्होंने सिगरेट पी है, रोज के 4 पैकेट बढ़िया मस्त सिगरेट पीते थे, और देखो अभी 69 तक की एज वो जिए हैं। इसका मतलब बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रोज सिगरेट पियो, क्या दिक्कत है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। कोमलिका वाला एग्जाम्पल आपको याद करना है, वो इसी के अंदर मैंने दिया था। जरूरी नहीं है कि वो अब रियल लाइफ में भी नेगेटिव हो।